गुड मॉर्निंग। डिजिटल टीचिंग लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं 10वीं वर्ग अर्थशास्त्र विषय का क्रैश कोर्स, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वह है हमारी वित्तीय संस्थाएं। इसके अंतर्गत जिन बिंदुओं की चर्चा करेंगे वे हैं इसकी परिभाषा, डिफिनीशन, वित्तीय संस्थाएं कहते किसे हैं, और दूसरा है कि यह वित्तीय संस्थाएं हैं यह कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि दिख रहा है कि यह वित्तीय संस्थाएं दो प्रकार के होते हैं। एक है गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं, इसमें महाजन, सेठ, साहूकार, व्यापार इत्यादि आते हैं, और दूसरा है संस्थागत वित्तीय संस्थाएं, इसमें आरबीआई, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इत्यादि ये सब आते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग अपनी समझ बनाते हैं कि यह वित्तीय संस्थाएं कहते किसे हैं। क्लियर है? ये देखिए, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि उत्पादन के 5 साधन होते हैं। हम लोगों ने देखा था 9th क्लास में उत्पादन के 5 साधन होते हैं। तो यह उत्पादन के जो 5 साधन हैं वे कौन कौन से हैं, उसकी चर्चा थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। पहला है भूमि, दूसरा है पूंजी, तीसरा है श्रम, चौथा है संगठन, और 5वां है हमारा साहस। किसी भी वस्तु का या सेवा का उत्पादन करने के लिए इन हम 5 साधनों का प्रयोग करते हैं। शुरू में जब अर्थव्यवस्था हमारा उतना विकसित नहीं था तो श्रम प्रधान उत्पादन होता था, यानी कि जब उत्पादन होता था उसमें श्रम का बहुत बड़ा योगदान होता था। लेकिन जैसे जैसे तकनीक का प्रयोग हुआ और अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, यह श्रम प्रधान उत्पादन ना होकर आज के दौर में यह पूंजी प्रधान उत्पादन हो गया है। यानी कि आज के परिप्रेक्ष्य में उत्पादन में पूंजी का महत्व बढ़ गया है। ठीक है? तो बात आती है कि आर्थिक विकास के लिए उत्पादन आवश्यक है और उत्पादन के लिए पूंजी आवश्यक है। तो यह पूंजी प्राप्त कहां से होता है? उत्पादन करने के लिए हमको पूंजी की आवश्यकता होगी। इस पूंजी को कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे, कहां से लाएंगे पूंजी? ठीक है? तो उत्पादन करने के लिए जो संस्थाएं पूंजी उपलब्ध कराती हैं वही क्या कहलाती हैं? वित्तीय संस्थाएं। क्लियर हो गया? इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं कि आर्थिक विकास हेतु जो संस्थाएं वित्त की व्यवस्था कृषि कार्य करने के लिए, उद्यमी के लिए तथा व्यवसाय के लिए कराती है उसे हम क्या कहते हैं? वित्तीय संस्थाएं। क्लियर हो गया? जब भी हम वित्तीय संस्थाएं की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही चीज का प्रतिबिंब बनता है और वह है बैंक। क्लियर है? यानी कि हम यह समझते हैं कि बैंक ही एक ऐसा माध्यम है जिसके सहारे हम वित्त उपलब्ध करा सकते हैं। क्लियर है? लेकिन यह जो वित्त होता है, बैंक के अलावा और सारे संस्थाएं हैं जो वित्त उपलब्ध कराती हैं। जैसे गांव में सबसे अधिक जो प्रचलित है वह है महाजन, सेठ, साहूकार या कोई बिजनेसमैन या सगे संबंधी या रिश्तेदार। इसके अलावा अन्य संस्थाएं भी हैं, जैसे केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये तरह तरह के बैंक्स जो हैं जो वित्तीय संस्थाएं उपलब्ध कराती हैं। अब बात आती है, क्लियर है? ये हम लोग समझ गए कि यह वित्तीय संस्थाएं होती क्या है। अब बात आती है कि वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर है ना? तो यह वित्तीय संस्थाएं
दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो वित्तीय संस्थान है वह है गैर संस्थागत। या कौन है? गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान। ठीक है ना। तो गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं वैसी वित्तीय संस्थाएं होती हैं जिन पर सरकार या आरबीआई का नियंत्रण नहीं होता है। क्लियर है ना? यानी कि सरकार का नियंत्रण उस पर न के बराबर होता है। क्लियर है? सरकार का नियंत्रण उस पर न के बराबर होता है, यानी कि होता ही नहीं है। इसे हम लोग कहते हैं गैर वित्तीय संस्थाएं। सेठ, साहूकार, महाजन, व्यापारी आज भी गांवों में लोन देने का यानी कि वित्त उपलब्ध कराने का सबसे लोकप्रिय साधन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन महाजनों से ऋण लेने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही सहज सरल होता है। ऐसे सेठ और जो महाजन होते हैं, साहूकार होते हैं, ग्रामीणों को, जो ग्रामीण होते हैं, उनके उत्पादन या उपभोग संबंधी सभी कार्यों के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध कराते हैं। और ऋण का जो आधार होता है वह व्यक्ति से अमानत स्वरूप जमीन या जेवर तथा अन्य कीमती सामानों का क्या रखते हैं? गिरवी रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि यदि समय पर ऋण का भुगतान नहीं किया जाता है तो गिरवी के जो वस्तु होते हैं वे अपने पास रख लेते हैं अथवा उनको बेच देते हैं। अमानत के बदले लिए गए ऋण का ब्याज का दर सरकारी ब्याज की दर से काफी अधिक होती है। यदि इसकी अदायगी समय पर न किया जाए तो यह ऋण अदायगी काफी कष्टकारी होता है। क्लियर है? यानी कि जो हम ऋण बैंक से लेते हैं और जो ऋण हम साहूकार से लेते हैं, सेठ से लेते हैं, महाजन से लेते हैं, व्यापारी से लेते हैं या सगे संबंधी से लेते हैं, तो उनका जो ब्याज का जो दर होता है वह काफी ऊंचा होता है बैंक के तुलना में, और ससमय हम उसको नहीं चुकाते हैं तो वह हमारे लिए बहुत कष्टकारी होता है। तो फिर बात आती है कि हम ऐसे लोगों से ऋण क्यों लेते हैं, वित्त क्यों लेते हैं? क्योंकि इनके वित्त उपलब्ध कराने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होता है, बहुत ही सरल होता है और आसानी से यह वित्त मिल जाता है। क्लियर है? इसीलिए हम उसके तरफ जाते हैं। ठीक है ना? अब तक क्लियर हो गया। गैर संस्थागत जो हमारा जो वित्तीय संस्थाएं हैं, देखा हमने, इस पर सरकार और केंद्रीय बैंक का नियंत्रण नहीं होता है। तो बात आती है कि केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं। जब हम ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का बात करेंगे, संस्थागत वित्तीय संस्था की बात करेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, आरबीआई या केंद्रीय बैंक। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है ना? यहां पर गैर वित्तीय संस्थान हो गया। अब इस पर हम लोग चर्चा करते हैं संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। ठीक है ना? अब देखते हैं संस्थागत वित्तीय संस्थाएं क्या होता है। संस्थागत वित्तीय संस्थाएं वैसी वित्तीय संस्थाएं होती हैं जिसका नियंत्रण या कंट्रोलिंग पावर, नियामक किसके द्वारा होता है? एक केंद्रीय बैंक के द्वारा होता है। ठीक है ना? और उस पर सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। वैसे संस्थानों को, वित्तीय संस्थानों को संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कहा जाता है। तो बात आती है केंद्रीय बैंक की। ठीक है ना? तो भारत में जो केंद्रीय बैंक है वह है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना? यह क्या है, थोड़ा इसको जाने। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करती है। क्लियर है? यह देश के शीर्ष बैंकिंग संस्थान के रूप में क्या क्या करती है?
बैंकिंग करती है, वित्तीय और आर्थिक क्रियाओं का दिशा निर्देश एवं संचालन में सहयोग करती है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो आरबी है यह बैंकों का बैंक है, ठीक है ना। यानी कि बैंकिंग संस्थान में सबसे शीर्ष संस्थान के रूप में यह कार्य करती है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है वह हुआ कब? 1 अप्रैल 1935 में। क्लियर हो गया। यानी कि जितने भी संस्थागत वित्तीय संस्थाएं हैं सबका कंट्रोलिंग आरबीआई के हाथ में होता है, केंद्रीय बैंक के हाथ में होता है। क्लियर है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। वह है हमारा कमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंक, या इसको हम लोग व्यवसायिक बैंक भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब समझे कि व्यवसायिक बैंक होता क्या है। नाम ही व्यवसायिक या वाणिज्य बैंक, यानी कि निश्चित रूप से व्यवसायिक बैंक है तो यह प्रॉफिट के सिद्धांत पर काम करता होगा, लाभ के सिद्धांत पर काम करता होगा। तो लाभ के सिद्धांत पर कैसे काम करता है? इसका यह क्या करता है कि यह बैंक वह संस्थान है जो ग्राहकों से क्या करता है, यह डिपॉजिट लेता है। हम लोग क्या करते हैं, बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, अपने सेविंग का पैसा इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है ना। हम लोग इसमें जमा कर दिए बैंक में, ठीक है। उसके बदले में यह हमको क्या देती है, ब्याज देती है, ठीक है ना। लेकिन ये वो ब्याज का जो दर होता है वह कम होता है। क्लियर है। लेकिन जब हमको उत्पादन कार्य हेतु जब लोन लेना होता है, इसी से जब हम लोग पैसा लेते हैं इस बैंक से, तो यह बैंक क्या करती है, हमको जब ऋण देती है, ठीक है ना, यह लोन देती है, तो यह लोन जो होता है इसका ब्याज का दर ज्यादा होता है, ठीक है ना। किसके तुलना में? जब हम डिपॉजिट करते हैं उसके तुलना में इसका ब्याज का दर अधिक होता है। तो स्वाभाविक है जब हम डिपॉजिट किए तो ब्याज दर हमको कम दिया, और वही पैसा जब हम ऋण के रूप में लेते हैं तो वह क्या होता है, उसका ब्याज का दर ज्यादा हो जाता है। तो निश्चित रूप से इस परिस्थिति में, इन दोनों परिस्थितियों में इसको लाभ, प्रॉफिट प्राप्त होता है। इसीलिए इस बैंक को हम लोग वाणिज्यिक बैंक या व्यवसायिक बैंक या इंग्लिश में कहे तो कमर्शियल बैंक के नाम से जानते हैं। 19 जुलाई 1969, यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 जुलाई 1969 को सरकार ने क्या किया कि 14 जो कमर्शियल बैंक है उसको नेशनलाइज कर दिया, राष्ट्रीयकृत कर दिया। कब? 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों को यह राष्ट्रीयकृत कर दिया गया है। इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बाद में फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रीजन में 15 अप्रैल, उनके रीजन में 15 अप्रैल 1980 को, 15 अप्रैल 1980 को फिर से क्या किया गया, 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस प्रकार टोटल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या रह गई 19। कितनी रह गई? 19। क्लियर है। इस प्रकार फिर 2019-20 की बात करें, 2019 और 20 की बात करें, फिर 19 और 20 में क्या किया गया कि 13 जो बैंक था, 19 रह गया इसमें, और 13 बैंक को हम लोगों ने फिर मिलाकर, ठीक है ना, एक बैंक कर दिया, ठीक है ना। तब हमारे पास अभी कुल मिलाकर, ठीक है ना, 12, ठीक है ना, हमारे पास अभी 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या तत्काल में रह गई है। क्लियर हो गया? नहीं, यह 13 को मिलाकर हमने आपस में 6 कर दिया और बाकी जो बच गए वो सब मिलकर अभी कितना हो गया है? 12। यह कब किया गया?
1920 में, एक हुआ 19 जुलाई 1969 को, एक हुआ 15 अप्रैल 1980 को, और तीसरा जो हुआ 1920 में जब विलय किया गया तो तत्काल में रह गए बैंकों की संख्या कितनी? 12। उन बैंकों का थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान में कौन कौन से यह जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वो हमारे पास रह गए हैं, उनकी चर्चा थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। पहला है वह है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा है हमारा है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। तीसरा है वह है बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। चौथा है वह है हमारा बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई। उसके बाद है आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक। उसके बाद है आईबी, इंडियन बैंक, ठीक है ना। उसके बाद है केनरा बैंक, हम लोग नाम जानते हैं, केनरा बैंक। उसके बाद जो हमारा है यूनियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद से है यूको बैंक, यूको बैंक। उसके बाद है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद से ठीक है ना पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। 12 हो गया। एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक, ठीक है ना, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक। यह 12 जो बैंक हैं अभी तत्काल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या इतनी रह गई है। क्लियर है। आगे हम लोग देखेंगे कि यह जो बैंक है यह जो बैंक का कार्य क्या है। कार्य इसलिए कि जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी वित्तीय संस्थाएं हैं, उसमें सबसे अधिक वाइटल रोल, सबसे अधिक उत्पादन में सहयोग करने वाला जो बैंक है वह बैंक कमर्शियल बैंक है। तो क्यों नहीं हम लोग ये कमर्शियल जो बैंक है इसका क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या कार्य है, उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। क्लियर है। तो आइए देखते हैं कि यह व्यवसायिक जो बैंक है इसका क्या क्या कार्य है। ठीक है ना। तो इसका चार्ज का मुख्यतः 4 कार्य है। पहला है कि यह जमा राशि को स्वीकार करता है, यह डिपॉजिट को स्वीकार करता है। दूसरा है कि यह ऋण प्रदान करता है, उत्पादन कार्य के लिए ऋण प्रदान करता है, इसका मेन यही काम है। तीसरा है समान उपयोगिता संबंधी कार्य होता है, जनरल यूटिलिटी फंक्शन जो होता है उसमें यह सहयोग करता है। और चौथा है कि यह एजेंसी के रूप में काम करता है, एजेंसी से संबंधित जो कार्य होते हैं उसको संपादित करता है। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि यह जमा कैसे स्वीकार करता है। ठीक है ना। क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति उत्पादन करता है और उत्पादन के बदले में उसको आय की प्राप्ति होती है तो सारा आय को उपभोग में वो खर्च नहीं करता है या सारा आय को उत्पादन कार्य में पुनः नहीं लगाता है। वो क्या करता है, कुछ अंश को सेविंग कर लेता है, बचा लेता है और उसी सेविंग को क्या करता है, बैंक में जमा कर देता है। ठीक है ना। और जमा किस लिए करता है, जमा 2 कारणों से करता है। एक तो सिक्योरिटी, उसको सुरक्षा हो जाती है, और दूसरा उसके बदले में बैंक उसे ब्याज देता है। इन दोनों कारणों से क्या करती है, जमा करती है। क्लियर हो गया। यह जो जमा होता है,
ठीक है ना, यह जमा, ठीक है ना, कैसे यह स्वीकार करता है, किन रूपों में अब हम लोग बैंक में पैसा जमा करता है। पहला होता है वह है फिक्स डिपॉजिट, अस्थाई जमा। यह होता है अस्थाई जमा, अस्थाई इसको फिक्स डिपॉजिट करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक निश्चित समय अवधि के लिए, ठीक है ना, वह 1 वर्ष हो सकता है, 2 वर्ष हो सकता है, 5 वर्ष हो सकता है, एक निश्चित समय अवधि के लिए हम लोग पैसा उसमें जमा करते हैं। पैसा जब जमा करते हैं तो बैंक को यह चीज पता रहता है कि यह पैसा 5 साल के पहले नहीं निकलने वाला है, 5 साल तक मेरे पास रहने वाला है, तो उस पैसे को बड़ी आसानी से वैसे व्यक्ति को ऋण दे देती है जिनको इस पैसे की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो यह जमा होता है वह फिक्स डिपॉजिट को बोला जाता है, और इस पैसे को उस निश्चित अवधि के पहले जमाकर्ता वापस नहीं निकाल सकता है। क्लियर हो गया। दूसरा होता है वह है करेंट जमा, इसको चालू जमा भी हम लोग बोल सकते हैं, या करेंट डिपॉजिट भी इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, करेंट डिपॉजिट, ठीक है ना। देखिए करेंट डिपॉजिट्स क्या होता है, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार पैसा जमा कर सकता है और इच्छा अनुसार पैसा निकाल सकता है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। जब मन किया पैसा जमा किया, जब मन किया तो पैसा निकाल लिया, ठीक है ना। और इसे हम लोग डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं, और इसका प्रयोग बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं वह इसका प्रयोग अधिक करते हैं। क्लियर हो गया। तीसरा देखते हैं, वह है हमारा संचयी सेविंग डिपॉजिट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बचत खाता भी या सेविंग डिपॉजिट्स, ठीक है ना। सेविंग डिपॉजिट में क्या होता है इसको थोड़ा सा हम लोग देखें। इसमें क्या होता है कि हम अपने अकाउंट में कुछ पैसा जमा करते हैं और उसको हम निश्चित अमाउंट को निश्चित समय में ही निकाल सकते हैं, यानी कि इसमें कितना बार पैसा हम निकाल नहीं सकते हैं, कितना बार पैसा हम जमा नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। यानी कि पैसा निकालने का जो सीमा होता है वो निश्चित होता है, ठीक है ना। एक निश्चित रकम ही एक बार में हम निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है रिकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा। रिकरिंग डिपॉजिट यह क्या होता है, थोड़ा इसको समझें। इसमें क्या होता है कि जो जमाकर्ता होता है, पैसा बैंक में जमा करता है, वह एक निश्चित समय अवधि के बाद लगातार पैसा जमा करता है। वह निश्चित समय अवधि जो हो सकता है वह 6 माह भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, या 2 साल भी हो सकता है। यानी कि यह समय कि प्रत्येक 6 महीना पर एक निश्चित रकम जमा करना ही होता है। क्लियर। अगर 6 महीना पर हमने जमा कर दिया, मान लीजिए 1 लाख रुपया, फिर अगले 6 महीना पर हम क्या करेंगे, फिर 1 लाख रुपया हम जमा करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसको हम लोग 1.5 साल कर देते हैं, फिर अगले 6 महीना पर हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपया जमा करेंगे। क्लियर है। यानी कि प्रत्येक 6 महीना पर हम फिक्स हो गया कि 1 लाख रुपये जमा करेंगे। तो इस तरह का जो डिपॉजिट होता है उसको हम रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यह हमने देखा, यह जमा करने का तरीका 4 अलग अलग तरीका है, जिसके अंतर्गत यह बैंक क्या करती है, हमसे डिपॉजिट लेती है, ठीक है ना। दूसरा इसका जो मुख्य काम है वह है हमारा क्या, ऋण देना।
कौन सा काम है इसका? ऋण प्रदान करना, ठीक है ना। अभी हमने बताया कि यह क्या करती है कि समय समय पर लोन देती है। एक तो डिपॉजिट ली, और डिपॉजिट में बताया कि कम ब्याज दर देती है, और जब लोन देती है तो उसके तुलना में उसका ब्याज दर अधिक होता है, जिससे यह प्रॉफिट कमाती है। इसीलिए इसका नाम क्या है? कमर्शियल बैंक या व्यवसायिक बैंक। अब जो ऋण देती है, और ऋण कैसे कैसे देती है? पहला है वह ऋण देती है अल्पकालीन ऋण। कैसे देती है? पहला ऋण होता है अल्पकालीन ऋण, ठीक है ना। यह अल्पकालिक जो ऋण होता है, लोन एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ठीक है ना। यह क्या होता है अल्पकालीन ऋण? यह क्या करती है? बैंक किसी व्यक्ति को बहुत कम समय अवधि के लिए लोन देती है। यह लोन 1 सप्ताह या 1 माह का भी हो सकता है। जब शॉर्ट पीरियड के लिए जब लोन देगी तो उसका ब्याज दर बहुत ही ऊंचा होता है। क्या होता है? उसका ब्याज दर बहुत ही ऊंचा होता है। और यह क्या होता है कि जो मुद्रा बाजार होता है, मनी मार्केट होता है, ठीक है ना, मनी मार्केट होता है, मनी मार्केट में इस तरह का पैसा दिया जाता है। लोन जो लेते हैं, मनी मार्केट से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, वही इस तरह का पैसा डिमांड करते हैं, इस तरह का ऋण लेते हैं। क्लियर है? दूसरा है, वह है हमारा ठीक है ना, नगद साख। क्या है? नगद साख, ठीक है ना, कैश क्रेडिट। ये देखिए नगद साख में क्या होता है, इसमें बैंक कैश देती है, लोन देती है, लेकिन इसके बदले में क्या लेती है? बॉन्ड्स लेती है, बॉन्ड भरवाएगी, या सिक्योरिटीज लेती है, तब जाकर आपको क्या करती है? कैश देती है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैश क्रेडिट। उसके बाद होता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट में देखिए क्या होता है, ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि आपके खाते में जितना रुपया है, मान लीजिए आपके खाता में 5 लाख रुपया है, लेकिन जब लोन देना होता है तो आप अपने खाता में डिपॉजिट पैसा से ज्यादा भी क्या कर सकते हैं? रकम निकाल सकते हैं। और इस तरह की सुविधा को हम लोग क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट। लेकिन इसका भी लिमिट होता है। क्या होता है? लिमिट होता है। अगर 5 लाख का आपका डिपॉजिट है अकाउंट में, लिमिट आपका कितना का हो गया? 2 लाख का हो गया। कितना हो गया? 2 लाख का। तो आप अपने अकाउंट से 7 लाख रुपया निकाल सकते हैं, इससे अधिक नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि लिमिट से ज्यादा हम पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट कहते हैं। क्लियर है? दूसरा है, अगला देखते हैं, वह है लोन एंड एडवांस। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऋण एवं अग्रिम, हिंदी में बोलेंगे, इसमें क्या कहता है? जब ऋण एक पूर्व निर्धारित अवधि के लिए लिया जाता है तो इसे ऋण अथवा अग्रिम कहते हैं। इस प्रकार के ऋण के लिए बैंक उचित जमानत लेता है और इस प्रकार के ब्याज दर बहुत ही अधिक होता है। यानी कि हम जो लोन लेते हैं वो लोन का सीमा फिक्स होता है कि इतना दिन में हमको लोन को चुकता कर ही देना है। तो ऐसे लोन पर हमारा ब्याज दर क्या होता है? अधिक होता है। क्लियर है? इसको हम लोग कहते हैं लोन एंड एडवांस्ड। क्लियर हो गया?
और समान उपयोगिता संबंधी कार्य, जो तीसरा इसका कार्य हम लोग देखेंगे, दो काम हमने देख ले लिए, एक डिपॉजिट करना है, एक लोन लेना, तीसरा है समान उपयोगिता संबंधी कार्य। तीसरा कार्य देखें, ये क्या है, समान उपयोगिता संबंधी कार्य, ठीक है ना। लोन देना और पैसा जमा करना, दोनों के अलावा तीसरा कार्य क्या है, यात्री चेक एवं साख प्रमाण पत्र जारी करना, ठीक है ना। क्या होता है कि बड़े बड़े जो व्यवसायी होते हैं, उनको जब व्यवसाय के लिए वस्तुओं को परचेजिंग करना होता है, तो उनके लिए एक चेक बनाया जाता है। वो चेक बनाती है बैंक, इसको हम लोग यात्री चेक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? यात्री चेक के नाम से जानते हैं। इस यात्री चेक के माध्यम से व्यक्ति एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर माल, यानी कि उससे संबंधित जो वस्तुएं होती हैं, व्यवसाय से संबंधित, उन वस्तुओं को बड़ी आसानी से सुगमता पूर्वक क्या कर सकता है, खरीद सकता है, ठीक है ना। और साख जो पत्र होता है, यह जो हमारा साख पत्र होता है, साख पत्रों को जब यह बैंक जारी करती है, इससे सेवाओं का लेन देन करना बड़ी ही आसान हो जाता है। क्लियर है? तो पहला हम लोगों ने देखा यात्री चेक एवं साख प्रमाण पत्र जारी करता है। दूसरा होता है लॉकर, ठीक है ना। इसमें हम इसका दूसरा कार्य हम देखें, लॉकर का यह सुविधा उपलब्ध कराता है बैंक। लॉकर क्या होता है? लॉकर एक ऐसा सुरक्षा पेटी है बैंक में, एक छोटा सा बॉक्स होता है, और उस बॉक्स में वह सुविधा उपलब्ध कराता है कि जो भी कीमती वस्तु होता है, जैसे सोना चांदी हुआ या पैसा हुआ, उसको हम लोग उस लॉकर में जमा कर सकते हैं। और उसके बदले यह क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, और इसके लिए कुछ चार्ज करता है। क्या करता है? कुछ चार्ज करता है, और उस चार्ज का भुगतान कर हम इस सुविधा ले सकते हैं, और उसमें अपना कीमती जो जेवरात है, सोना चांदी, उसको वहां पर हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया दूसरा का। तीसरा कहा एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड की सुविधा। यह आज तो इतना प्रचलन में आ गया एटीएम कि इसके बिना हम लोग रह ही नहीं सकते हैं। एटीएम अब क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना। एटीएम दो तरह, क्रेडिट कार्ड होता है, डिपॉजिट कार्ड होता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो यह एटीएम जारी करता है, क्लियर है, यह एटीएम जारी करता है और उसके लिए सुविधा देता है, जिससे बड़ी आसानी से हम कहीं भी, ठीक है ना, अपना जहां एटीएम मशीन है वहां से हम पैसा कैश को विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बदले में एक क्रेडिट कार्ड देता है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि हमारा जो अभी हमने देखा ओवरड्राफ्ट वाला, सेम वही कंडीशन होता है। हमारे पास अगर मान लीजिए हमारे अकाउंट में 5 लाख है, हम तो इससे ज्यादा भी जाकर अपने लिमिट के हिसाब से हम पैसा निकाल सकते हैं। इसको क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। तो इसकी भी सुविधा यह प्रदान करता है। कौन? यह हमारा जो बैंक है, कमर्शियल बैंक है वह। क्लियर है। अब चौथा है, वह है हमारा इसका कार्य, ठीक है ना, वह है व्यापारिक सूचनाएं। व्यापारिक सूचनाएं एवं आंकड़ों का, ठीक है ना, आंकड़े एकीकरण। यानी कि यह क्या करता है, कलेक्शन करता है। बिजनेस संबंधी जो इंफॉर्मेशन होती है उनका यह कलेक्शन करता है, ठीक है ना। अब कैसे? अब उससे बैंक को या बैंक से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको यह सूचना देता है, जिससे उसका वो लोग लाभ उठाते हैं, ठीक है ना। बैंक आर्थिक स्थिति से परिचित होने के कारण व्यापार संबंधी सूचनाओं का एकत्र करता है और अपने ग्राहकों को इसके बारे में बताता है, ताकि ग्राहक सजग रहे और ठगाए नहीं, उनके साथ ठगैती ना हो सके और उसका वह वित्तीय लाभ उठा सके। इसलिए यह आंकड़ों का इकट्ठा करता है और उसको व्यापारिक सूचना जारी करता है। क्लियर हो गया।
अब पांचवा जो कार्य, चौथा जो कार्य है इसका, ठीक है ना, वह है एजेंसी संबंधी काम, ठीक है ना। यह है एजेंसी फंक्शंस। देखिए एजेंसी फंक्शंस क्या है, ठीक है ना। यह एजेंसी के रूप में वर्तमान दौर में बैंक एजेंसी के रूप में सेवा प्रदान कर रहा है। इसके अंतर्गत क्या करता है, चेक, बिल, ड्राफ्ट का संकलन करता है, कलेक्शन करता है, ब्याज तथा लाभांश का संकलन एवं वितरण करता है, ब्याज ऋण का किस्त का भुगतान करता है, प्रतिभूति सिक्योरिटीज का क्रय विक्रय करता है, ड्राफ्ट तथा डाक द्वारा चेक का हस्तांतरण इत्यादि। ये सारा काम अब कौन कर रहा है, कमर्शियल बैंक कर रहा था। देखा हमने कि आज के दौर में यह व्यावसायिक बैंक कितना इंपॉर्टेंट है हमारे आर्थिक विकास के लिए। क्लियर है। आगे हम लोग देखेंगे वह जो बैंक है वह है सहकारी बैंक, या इसको हम लोग कोऑपरेटिव बैंक के रूप में भी ज्यादा यह प्रचलित है। देखिए कोऑपरेटिव बैंक होता क्या है, क्लियर है। इसमें क्या होता है कि आपसी सहयोग एवं सद्भाव के आधार पर वित्तीय संस्थाएं कार्यशील होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सहकारी बैंक। दो शब्द आया, आपसी सहयोग और सद्भाव के आधार पर जो वित्तीय संस्थाएं कार्यशील है उसे सहकारी बैंक कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसमें बहुत सारे लोगों का, ठीक है ना, एक ग्रुप होता है, इसके मेंबर होते हैं, वे लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं और उसमें से जिसको ऋण की आवश्यकता होती है इस पैसे से वे ऋण लेते हैं और उसका जो इंटरेस्ट आता है, ठीक है ना, जो ब्याज आता है वो ब्याज क्या होता है, इक्वल सब में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना। इस तरह क्या होता है कि जिसको पैसे की आवश्यकता है उसका पैसा भी मिल गया और उससे अपना कोई व्यवसाय शुरू किया, रोजगार शुरू किया, उत्पादन कार्य शुरू किया, उससे जो प्रॉफिट आया वह सब में बटा। इस तरह जो काज करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। और यह जो बैंक है यह आरबीआई के दिशा निर्देशन पर कार्य करती है, लेकिन इसका संचालन का जो कार्य होता है वह राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। जहां तक हमारे बिहार की राज्य की बात है, ठीक है ना, तो वह बिहार राज्य में 3 तरह के सहकारी बैंक कार्य करते हैं, ठीक है ना। तीनों की चर्चा बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से यह हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। इसको देखें कैसे सहकारी बैंक काम करती है, ठीक है ना। और इसका 3 जो स्तर होता है वो तीनों स्तर का हम लोग देख लेते हैं। पहला है ग्रामीण स्तर पर, ये जो है वह है ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक सहकारी शाखा समितियां, ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक कृषि शाखा समितियां, ये क्या है, इसको हम लोग पैक्स बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पैक्स बोलते हैं। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है ना, इसको हम लोग पैक्स बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा है वह है जिला स्तरीय, दूसरा है जिला स्तरीय, या ग्रामीण स्तर पर हो गया या जिला स्तर पर हो गया। इसको हम लोग जिला स्तरीय को हम लोग ठीक है ना, केंद्रीय सहकारिता, केंद्रीय सहकारी बैंक भी बोलते हैं। पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है
कि केंद्रीय सहकारी बैंक किसे बोलेंगे? जिला स्तर पर जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रीय सहकारी बैंक बोलते हैं। तीसरा है वह होता है राज्य स्तर पर, ठीक है ना, वह होता है राज्य स्तर पर सहकारी बैंक। क्लियर है? हमने 3 स्तर पर देखा। ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर उसको हम लोग प्राथमिक कृषि साख समितियां, इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म में उसको पैक्स बोलते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है ना। और दूसरा है जिला स्तरीय, जो जिला लेवल पर काम करता है, लेकिन इसका नाम केंद्रीय सहकारी बैंक भी बोला जाता है, यानी जिला स्तर का दूसरा नाम केंद्रीय सहकारी बैंक, और यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है राज्य सहकारी बैंक, जो राज्य स्तर पर कार्य करती है। अगर बात करें संख्या का, तो इसका है 6842 बिहार में, इसका 6842 है। यह जिला स्तरीय है, ठीक है ना, यह 25 है, और राज्य सहकारी यह तो एक ही होगा, राज्य स्तर पर काम करता है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं भूमि विकास बैंक की, ठीक है ना। यह देखिए भूमि विकास बैंक कैसे काम करता है, इसको लैंड डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं। राज्य में किसानों को जो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए भूमि विकास बैंक खोला गया था, जिसे अब भूमि विकास बैंक कहा जाता है। यह किसानों के भूमि को बंधक रखकर कृषि में अस्थायी सुधार एवं विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। जैसे ट्रैक्टर हो गया, पावर टिलर हो गया, पंपिंग सेट हो गया, मकान बनाने के लिए, पुराना ऋण का भुगतान करने के लिए, कृषि में सुधार के लिए यह क्या करता है कि 15 से लेकर 20 वर्ष तक यह ऋण प्रदान करता है। कौन? भूमि विकास बैंक। क्लियर हो गया? आगे हम लोग देखते हैं, वह है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है ना, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। यह क्या करता है? सीमांत एवं छोटे किसानों हो गया, कारीगरों हो गया, या अन्य कमजोर वर्ग के जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देश में कब 1975 में, कब 1975 में स्थापित किया गया। बिहार राज्य में भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उसी वर्ष स्थापित किया गया, और देश में अभी वर्तमान में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है। क्लियर हो गया? अब बात आती है नाबार्ड की। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर रूरल, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्लियर है? इसका फुल फॉर्म हो गया नेशनल, एन से बी से बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। देखिए क्या है नाबार्ड। देश में कृषि तथा ग्रामीण विकास के पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान, पुनर्वित्त मतलब कि पहले से बीता फिर और लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए सुविधा प्रदान करने वाली शिखर की टॉप की संस्था है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सरकारी संस्थाओं, व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्त की सुविधा प्रदान करती है। किन्हीं इनको सरकारी संस्थान हो गया, व्यापारिक बैंक हो गया और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया, इन सबको क्या करता है? वित्त की सुविधा प्रदान करता है। यह जो वित्त पुनः किसको दिया जाता है? इनके द्वारा, कमर्शियल बैंक के भी द्वारा भी, ठीक है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भी द्वारा भी, सरकारी जो अंश संस्थाएं उनके द्वारा भी क्या किया जाता है? यह जो वित्त मिलता है नाबार्ड के माध्यम से, उस वित्त को पुनः किसानों को सुविधा प्रदान की जाती है। क्लियर? यानी कि नाबार्ड किसको दिया? कमर्शियल बैंक को दिया। नाबार्ड किसको दिया? ग्रामीण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को दिया। ठीक है ना। नाबार्ड किसके दिया? जो अन्य सरकारी संस्थान है उसको दिया।
और ये तीनों मिल को किसको दिया? यह सरकारी संस्थान भी देगा, कोऑपरेटिव बैंक भी देगा, ठीक है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी देगा, कमर्शियल बैंक भी देगा। इसको देगा किसान को। इन सबको कौन पैसा देता है? नाबार्ड देता है। कौन देता है? नाबार्ड देता है। क्लियर हो गया? यानी कि मुख्य रूप से नाबार्ड से फायदा किसको हो रहा है? किसान को। क्लियर हो गया? तब आज हम लोगों ने देखा कि कैसे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वित्तीय संस्थान है, वह उत्पादन कार्य में सहायक होती है। क्लियर है? तो हम लोग मिलेंगे पुनः अगले क्लास में और उसका नाम है वैश्वीकरण। तब तक के लिए धन्यवाद।